ओके रेडी? यस रेडी। लाइट्स कैमरा एक्शन। हेलो हाय सत श्री अकाल, केम छो कैसा काय, वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष त्यागी आप सबके सामने हाजिर हूं डे 16 वेव ऑप्टिक्स की सेकंड वीडियो लेकर। आ जाओ यार, कॉपी पेन लेके। तो भाइयों, इस स्टडी से एक्टिंग के बाद अब हमारा टर्न आ चुका है वेव ऑप्टिक्स को आगे प्रोसीड करने का। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं वेव के बारे में। दो बल्ब से अंधेरा सीखेंगे, यंग्स के इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो पेपर में बहुत आता है। कुछ ABCD सीखनी बहुत जरूरी है इंटरफेरेंस को समझने के लिए। पहले उन ABCD की बात करूंगा मैं, बारी बारी से एकदम सबको समझना है। पेपर में ये ABCD आए ना आए, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए बहुत जरूरी होंगी। तो सबसे पहले मैंने दो टर्म यहां पर लिखे हैं, फेज और फेज डिफरेंस, और दूसरा लिखूंगा पाथ डिफरेंस। देखो वेव को समझो, वेव आपने जीवन भर में आज तक ऐसे ही रिप्रेजेंट करी है। फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब होता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन। जैसे यदि एक साइन वेव है, ऑफ कोर्स ये एक साइन वेव है, ये साइन वेव एक साइकिल के दौरान 3 बार जीरो होती है। यहां पर भी जीरो होती है, यहां पर भी जीरो होती है, यहां पर भी जीरो होती है। इफ आई से कि इस वेव की वैल्यू है 0, हाउ वुड आई गेट टू नो कि यहां वाला जीरो, कि यहां वाला जीरो, कि यहां वाला जीरो? कौन से वाला जीरो? अपने को पता नहीं लगेगा। वो पता लगेगा कि फेज कितना है, मींस एंगल कितना है। जी हां, मैं लिख दूंगा साइन 0 तो आप पता कर लोगे कि कौन सा जीरो। मैं लिख दूंगा साइन पाई तो आप समझ जाओगे कौन सा जीरो। मैं लिख दूंगा साइन 2 पाई, आप समझ जाओगे कौन सा जीरो। यानी कि ये बताता है पोजीशन, ये बताता है पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो ये तो हुआ फेज। एक बात, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? मैंने एक दूसरी वेव भी बना दी और इन दोनों वेव में पोजीशन का एक डिफरेंस चल रहा है। इस टाइम पर एक यहां है और एक यहां है। यदि ये टाइम के रेस्पेक्ट में है मान लो, तो इस टाइम पर एक यहां है, एक यहां है। इस पर्टिकुलर टाइम पर एक यहां है, एक वेव यहां है और दूसरी वाली वेव यहां है। तो ये फेज का डिफरेंस, यानी कि उनकी पोजीशन का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या है? वेवलेंथ का, डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है, वो हो गया पाथ डिफरेंस। ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे तो ये बहुत काम आएंगे तुम्हें। ठीक है, चलो इसको क्लोज करता हूं। अब आता हूं मैं, ये कोई टॉपिक नहीं था, ये कोई टॉपिक नहीं था इस चैप्टर का, ये इसकी ABCD अल्फाबेट्स हैं। बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। फेज या फेज डिफरेंस एंगल के टर्म्स में जब पोजीशन की बात होगी, और पाथ डिफरेंस जब डिस्टेंस के टर्म्स में पोजीशन की बात होगी। मैं यहां पर बात करता हूं, यदि मेरे पास कोई दो वेव है, यदि मेरे पास कोई दो वेव है, वेव जिसके पास डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, जिसके पास डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ये कक्षा 11th के बेसिक्स हैं। एक मैंने वेव ले ली जिसका एम्पलीट्यूड है 1, एक दूसरी वेव ले ली जिसका एम्पलीट्यूड है 1। यदि इन दोनों वेव को जोड़ दूं तो मेरे पास कुछ रिजल्टेंट वेव आ जाएगी SC। यदि मेरे पास एक ऐसी वेव हो और एक ऐसी वेव हो, इन दोनों वेव्स को जोड़ दूं मैं जिनका एम्पलीट्यूड था 1 1, तो मेरे पास रिजल्टेंट वेव में कुछ नहीं आएगा। ये क्लास 11th में सीखा होगा आपने। यदि मेरे पास कोई एक वेव है ऐसी और कोई दूसरी वेव है ऐसी, कुछ भी, इन दोनों को जोड़ के भी कुछ रिजल्ट आएगा, वो अनडिफाइंड रिजल्ट होगा। रिजल्ट तो आएगा दादा, 2 या 2 से ज्यादा वेव मिलाओगे, रिजल्ट में कुछ आएगा अनोखा। यहां मैथ्स की तरह नहीं होता कि 5 और 3 8 ही आएगा, ना 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 ना। 5 और 3 2 भी आ सकता है, 5 और 3 12 भी आ सकता है, 5 और 3 0 भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि 5 3 से किस टाइम मिल रहा है। मानो कि ये देखो, एक से ऐसी जगह पर मिलता है जब 1 और 1 2 हो जाते हैं, लेकिन यहां पर एक से ऐसी जगह मिलता है जब 1 और 1 मिलकर 0 हो जाते हैं। बच्चों बात समझ रहे हैं आप? ये कुछ अलग तरह की कहानी है जो सिंपल एडिशन से समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए यहां वेव्स के रिजल्ट को सीखने के लिए एक थ्योरम बनाई गई। थ्योरम का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। क्या टॉपिक जरूर है पेपर का, सिलेबस का, वेव ऑप्टिक्स का, सुपरपोजिशन थ्योरम। स्टेटमेंट लिखूंगा, व्हेन 2 or more waves interfering in a medium superposed on each other, 2 या 2 से ज्यादा वेव जब एक मीडियम में चल रही हो, एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करी जाए, यानी कि मिक्स करी जाए, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ
ऑल द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स, एक एक डिस्प्लेसमेंट जो है अलग अलग, उन सब का वेक्टर सम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि यदि मेरे पास कुछ वेव्स हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट y1 है, y2 है, y3 है या nth की yn है, तो रिजल्टेंट जो है वो इन सब का वेक्टर सम हो जाएगा। ये बोलती है सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी कि ये जो मैंने बनाया था ना अभी कि एक ऐसी वेव के साथ मिलेगी तो रिजल्ट जो है वो कुछ ऐसा देगी, मतलब 1 और 1 मिलके देगा 2। या फिर मैं ये वेव बनाता हूं, 1 और 1 रिजल्ट देगा 0। तो ये दोनों रिजल्ट ना मुझे सुपरपोजिशन से पता लगे। डायरेक्शन का खेल था, पोजीशन का खेल था, जिसने रिजल्टेंट वेव को बदल दिया। देख रहे हैं आप, ये जो इंटरफेरेंस है बच्चों, ये बड़ा खास इंटरफेरेंस है। इसको हम लोग कक्षा 12 में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जिनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुनने से डर लगता है, जिनकी फटती है, एक ही बात याद रखो, क्रेस्ट के ऊपर पड़ेगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा, ट्रफ के ऊपर पड़ेगी तो कंस्ट्रक्टिव होगा। यानी कि दो सेम मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा। क्रेस्ट के ऊपर पड़े, ट्रफ के ऊपर पड़े तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन ये वाला जो इंटरफेरेंस है माय डियर बच्चा गैंग, जिसमें कंस्ट्रक्टिव है और डिस्ट्रक्टिव है, सॉरी बहक गई जबान मेरी, जिसमें क्रेस्ट है और ट्रफ है। क्या है? क्रेस्ट है और ट्रफ है। क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो मोटे मोटे शब्दों में मेरी बात सुनो, इंटरफेरेंस दो तरह के, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब? जब क्रेस्ट के ऊपर पड़े, ट्रफ के ऊपर पड़े। और डिस्ट्रक्टिव कब? जब क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर पड़े। दो वेव्स मिलेंगे एक दूसरे के साथ, रिजल्ट में कुछ खास करके दे सकती हैं, कुछ ऐसा खास करके दे सकते हैं, कुछ ऐसा खास करके दे सकती हैं। ऐसे खास को कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, ऐसे खास को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रेस्ट के ऊपर, डिस्ट्रक्टिव क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर। इंटरफेरेंस हुए दो तरह के। यदि लाइट एक वेव है, होइगन ने बोला ना लाइट एक वेव है, यदि लाइट एक वेव है तो वेव में तो ये होता है, इसका मतलब लाइट में भी ये होना चाहिए। यदि लाइट एक वेव है, वेव में ये होता है, लाइट में भी ये होना चाहिए। यानी कि लाइट में भी क्रेस्ट और क्रेस्ट ऊपर पड़ के ऐसे तगड़ी लाइट बन जानी चाहिए, और क्रेस्ट और ट्रफ मिलके 0 बन जाना चाहिए। यानी कि लाइट और लाइट मिलकर बना लेनी चाहिए डार्कनेस। बस एक लाइट के क्रेस्ट और एक लाइट के ट्रफ, दोनों को मिला दो, रिजल्ट 0। लेकिन ऐसा तो लाइट में होता नहीं है। आपने देखा अगल बगल आस पास कहीं भी अपने घर में करके देखा कि 2 बल्ब जलाए अंधेरा हुआ? नहीं हुआ। क्या आप अपने हाथों से क्रेस्ट और ट्रफ को एक दूसरे के साथ गिरा पाए? नहीं गिरा पाए। तो फिर साला इसका मतलब लाइट का वेव नेचर नहीं है। थॉमस यंग कहते हैं ठहरो, रुको जरा, ये होगा, ये लाइट में भी होगा, लेकिन इसकी कंडीशंस तो फुलफिल करो। बोले क्या कंडीशन है ऐसी, क्या मांगता है ये हमसे? कोई सी जायदाद जमीन मांगता है क्या? नहीं, ये तुमसे मांगता है कि जो 2 लाइट वेव मिल रही हैं, एक तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। बोले क्या सेम होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए जो भी लाइट मिल रही है। दूसरी चीज मांगता है कि या तो साला फेज डिफरेंस ना हो, बात ही खत्म हो, या फिर फेज डिफरेंस है तो वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे। या तो फेज डिफरेंस ना हो या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे, तो फिर ये होगा। ये 2 कंडीशन, बस केवल ये 2 कंडीशन फुलफिल कर लो तो लाइट भी लाइट के साथ मिलके अंधेरा बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। कौन बोल रहा है ये? थॉमस यंग। कह रहे तो साला बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऐसी लाइट आने के लिए हमें चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज। बच्चों क्या चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। देखिए मैं इस छोटी सी वीडियो में आपके सारे टॉपिक ना ऐसे वर्बल खत्म करूंगा, शायद मैं लिखवाऊं भी ना आपको, लिख लेना किताब से, नोट से उठा के, समझ लो बस। यहां पर कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए ऐसी लाइट आने के लिए। यानी कि यदि कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज, आंसर क्या होगा? जिन सोर्सेज से ऐसी लाइट आ जाए। कैसी लाइट? सेम फ्रीक्वेंसी की और 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस के साथ, ऐसी सोर्सेज को कोहेरेंट बोलते हैं। और जो ऐसा ना दे पाए उसको इनकोहेरेंट बोलते हैं। थॉमस यंग बोलते हैं दुनिया में कोहेरेंट सोर्स 2 है ही नहीं कोई। यदि मैं 2 अलग अलग सोर्स ले लूं और दोनों को कोहेरेंट बनाने की कोशिश करूं, यानी कि दोनों से आने वाली लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की हो और 0 और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की हो, तो यह पॉसिबल नहीं है भाई।
ये नहीं होगा। आप कितना ताप जाप मंत्र कर लीजिए, ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं बन सकती। बोले क्यों नहीं बन सकती? क्या दिक्कत उनमें, क्या कमी है? कमी ये है कि लाइट का एमिशन छोटे छोटे पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। और आपके बड़े बड़े मैटर्स जिनमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कैसे सिंक करेंगे आप? मैंने दो बल्ब ले लिए, दोनों बल्ब का रेड कलर है, दोनों बल्ब को सेम वोल्टेज पर दे रहा हूं, लेकिन क्या दोनों बल्ब के मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं सिंक कर दूंगा जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट देने के लिए? नहीं कर पाऊंगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए जरा, लाइट वेव नेचर नहीं मान रहा कोई। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि ये नहीं हो रहा। होएगा, यंग कह रहा है कि ये हो जाएगा, बस कोहेरेंट सोर्स चाहिए। और फिर कह रहा है कोहेरेंट सोर्स दो कभी हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हमें जीवन में देखने को नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। और यही ब्यूटी है थॉमस यंग के इस एक्सपेरिमेंट की, कि उन्होंने सबसे पहले दुनिया को कोहेरेंट सोर्स बना के दी, ठीक है, और फिर कोहेरेंट सोर्स से ये करके दिखाया और हॉयगन की थ्योरी पे मोहर लगवाई, ठप्पा लगवाया कि हां वेव थ्योरी वैलिड है। इसी ब्यूटी को हम लोग पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जो कि हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम बता दी है, कोहेरेंट सोर्स बता दी है, इनकोहेरेंट बता दी है, दो सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती यह भी बता दिया है। अब जब हो नहीं सकती तो थॉमस यंग बनाएगा कैसे, आइए देखते हैं। तो टॉपिक लगाते हैं YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत लोगों की फाड़ के रखता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साला पेपर में आता है, होता नहीं है। लेकिन आज के बाद ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि तुम्हारी फटे नहीं होगा ये, क्योंकि तुम सीख जाओगे YDSE को आज, और पेपर में भिन्न नोट करके आना एकदम। देखो अब कैसे बनेगी कोहेरेंट सोर्स और कैसे होगा लाइट लाइट मिलके अंधेरा, यानी कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा, ये देखते हैं जरा। क्या करते हैं दादा, YDSE में हमारे पास एक ऑब्स्टेकल होगी जिसमें एक पतला सा होल छोड़ दिया जाएगा, एक पतली सी स्लिट छोड़ दी जाएगी। इस स्लिट का साइज कितना होगा? बहुत कम। लाइट की वेवलेंथ कंपेरेबल, सो दैट लाइट कैसा नेचर दिखा सके? वेव नेचर दिखा सके। इसके सामने रखी जाएगी एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स। आज के जमाने में आप चाहें तो लेजर लाइट रख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सोडियम को बर्न करके एक मोनोक्रोमैटिक लाइट हासिल कर ली थी। ये लाइट को यहां से अलाउ किया स्लिट से जाने को, और फिर मजे की बात क्या है, फिर आपने क्या करा, इसके बिल्कुल सामने, मेरी तो लाइनें टेढ़ी चल रही हैं बट कोई बात नहीं, अब टेढ़ी चलने दो। इसके बिल्कुल सामने इक्वल डिस्टेंस पर दो स्लिट्स तैयार कर दी, S1 S2 इक्वल डिस्टेंस पर। यही लाइट जो एक सोर्स से निकली है, वही लाइट अब दो होल से, दो स्लिट से पास होगी, और जब यहां जाएगी तो ये S1 और S2 दो सोर्स की तरह काम करेंगे। और ये एक ही लाइट इन दोनों सोर्स से आ रही है, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट हुई, सेम फ्रीक्वेंसी की हो गई। ठीक हुई बात। और जब इक्वल डिस्टेंस पर है तो कोई फेज चेंज जहां जो यहां होंगे वही यहां होंगे, मतलब फेज जो रहेगा वो या तो जीरो रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब यह है कि सर कोहेरेंट सोर्स कैसे बन सकती है? एक सोर्स को ही दो सोर्स में तोड़ दीजिए। देखो दो अलग अलग तो कोहेरेंट बनेंगी नहीं, तो एक को दो में तोड़ दो। दो अलग अलग कोहेरेंट बनेंगी नहीं तो एक को दो में तोड़ दो। एक पेरेंट सोर्स को दो डॉटर सोर्सेज में स्प्लिट कर दो। अब देखो इससे इंटरफेरेंस कैसे होगा। इंटरफेरेंस से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा। यहां से लाइट आई तो मैं वेव नेचर समझ रहा हूं, तो मैं वेव में बनाऊंगा। ये बनाई मैंने क्रेस्ट, और मैंने ये डॉटेड बनाई ट्रफ। ये बनाई मैंने क्रेस्ट, ये डॉटेड मैंने बनाई ट्रफ। ये बनाई मैंने क्रेस्ट, और ये मैंने डॉटेड बनाई ट्रफ। इवेंचुअली लाइट तैयार है S1 S2 से निकलने के लिए। S1 S2 से बनाते हैं। ये मैंने बनाई क्रेस्ट, ये मैंने बनाई S2 की क्रेस्ट। ये बनाई मैंने S1 की ट्रफ, और ये बनाई मैंने S2 की ट्रफ। ये बनाई मैंने S1 की क्रस्ट, ये बनाई मैंने S2 की क्रस्ट। ये बनाई मैंने S2 की ट्रफ, ये बनाई मैंने S1 की ट्रफ। ये बनाई मैंने इसकी क्रेस्ट, और ये इसकी क्रेस्ट। ज़्यादा बनाते नहीं है, इतना ही काम हो जाएगा। यहां थी मेरे पास स्क्रीन। क्या थी बोले? स्क्रीन। स्क्रीन पर अजब गजब करिश्मा हो गया। क्या हो गया? देखा क्या कि यहां देखिए क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रही हैं, ट्रफ और ट्रफ मिल रही है, क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रही है, ट्रफ और ट्रफ मिल रही है। इस सारी लाइन में
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लाइट और लाइट मिलकर बेहतरीन लाइट पैदा करती हैं और एक ब्राइट बैंड, एक ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। क्या बोलते हैं फिजिक्स में, यहां फ्रिंज बन जाती है। इससे जस्ट ऊपर देखें आप, क्रेस्ट ट्रफ मिल रही हैं, क्रेस्ट ट्रफ मिल रही हैं। क्या बन जाता है, क्रेस्ट और ट्रफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लाइट और लाइट मिलके अंधेरा बना देती हैं, अंधेरा कायम रहे, डार्क फ्रिंज बन जाती है। एक किल्विश का पैटर्न, शक्तिमान से किल्विश का रेफरेंस है जिसको समझना आया हो। इससे ऊपर जाइए आप, क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रही हैं, यानी कि एक ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। नीचे आइए आप, यहां देखिए क्रेस्ट और ट्रफ डार्क फ्रिंज बना रहे हैं आप। इससे नीचे आइए, क्रेस्ट और क्रेस्ट ब्राइट फ्रिंज बना रहे हैं आप, यानी कि ऑल्टरनेटिवली एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, ऐसा सारा पैटर्न आपके सामने बन जाएगा। इस पैटर्न को बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। और बड़ी बात एक ही कि लाइट और लाइट ने मिलकर अंधेरा बनाया तो इसका मतलब वेव नेचर दिखाया। कहने का तात्पर्य यह है, हॉयगन साहब बिल्कुल सही थे। और ये जो फेनोमेना है, ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ। इस फेनोमेना को नाम दिया गया इंटरफेरेंस। क्या नाम दिया गया, इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस, डिफाइन करना हो हमें तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन टू लाइट वेव्स of same frequency moving with zero or constant phase difference superposed on each other, their intensity get redistributed, becoming maxima at some points and minima at others. कहीं उजाला कहीं अंधेरा, becoming maxima at some points and minima at others. This is called interference. बात समझ में आ गई। कंस्ट्रक्टिव हुआ तो ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो डार्क। कंस्ट्रक्टिव यानी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, डिस्ट्रक्टिव हुआ यानी क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होके जा रहा है, ये कोहेरेंट सोर्स बनाई जा रही है, एक सोर्स को तोड़ दिया है दो सोर्स में। यही इंटरफेरेंस पैटर्न। थ्योरी वाइज ये टॉपिक आपका उड़ गया भाई, समझ में आ गया होगा। मैथमेटिकल फॉर्म उस नजरिए से भी इसको देख लेते हैं। ये थ्योरी व्योरी की कहानी खत्म हो गई है, तो जरा उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां तुम्हारी थोड़ी होती रहती है। तो कौन से, डेरिवेशन पार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन भाई आया तो मैं डेरिवेशन भी सिखा के जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का, इन सब का फॉर्मूला इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने लिए कि जो दो वेव्स थी जो आपस में इंटरफेयर करी थी इंटरफेरेंस में, उनकी एम्पलीट्यूड इक्वेशन ये है। एक की मानो a1 साइन ओमेगा टी और दूसरे की मानो a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो है ये फेज डिफरेंस है, यानी कि y2 वाली वेव इससे फाई एंगल आगे चल रही है और इस फाई में आपको t नहीं दिखाई दे रहा कहीं। इसका मतलब ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। एक लाइट वेव, दूसरी लाइट वेव, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड मैंने लिए हैं अलग अलग। तुम्हारे पेपर में आसान केस भी आ सकता है कि दो लाइट वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, तो फिर a1 a2 को दोनों को a मान लेना। हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए कि फेज डिफरेंस 0 है, तो फिर फाई मत लेना। लेकिन मैंने सबसे डिफिकल्ट केस लिया जिसमें एम्पलीट्यूड अलग अलग है और फेज डिफरेंस भी है। सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग y नेट जो है मेरा वो y1 प्लस y2 होना चाहिए, इसमें कोई शिकायत नहीं है। तो आइए इनको ऐड कर देता हूं। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बायोलॉजी वाले आंख बंद कर लेना, यहां लगेगा साइन a प्लस बी। बायोलॉजी वाले आंख बंद कर लेना, यहां लगेगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। यदि ये बात समझ में आ गई तो a2 अंदर घुसा दीजिए इसमें, तो बनेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। बिल्कुल बिंदास समझ में आ रही बात। इन दोनों में से साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा दादा, यहां पर मेरे पास बच जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई और यहां पर मेरे पास बच जाएगा a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। यही चल रही है नेट y। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों थोड़ी सी करेक्शन, यहां से हमने कॉपी करते टाइम गड़बड़ कर दिया है। कॉस ओमेगा टी और ये चल रहा है साइन फाई। जी हां, ये चल रहा है साइन फाई और ये चल रहा है कॉस ओमेगा टी। चलो गड़बड़ हो गई है सेट। अब चलते हम लोग आगे। अपन ने यहां पर क्या करना है, इसको जो है ना, इसको ये a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको a कॉस थीटा पुट कर लेना। बहुत बुरा लग रहा है मुझे इसकी शक्ल। a1 प्लस a2 कॉस फाई को क्या कर लेना है, a कॉस थीटा पुट कर लेना है और a2 साइन फाई को
A2 साइन फाई को मुझे पुट कर लेना है A साइन थीटा। ये काम आपको याद करना है इस डेरिवेशन में। यहां पर A जो है वो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और थीटा जो है वो रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस है y1 के साथ। ये वैल्यूज मैं यहां पर डालता हूं तो देखिए क्या मजा आएगा मुझे। आय हाय हाय हाय, बहुत मजा आने वाला है दादा, देख लेते हैं कितना मजा आ रहा है। A1 प्लस A2 cos फाई की जगह आएगा A cos थीटा, A cos थीटा। ये बन रहा है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया भाई। ये देखिए A2 साइन फाई की जगह रखना है A साइन थीटा और क्या चल रहा है cos ओमेगा टी। बिंदास चल रहा है मेरे भाई। A कॉमन ले लो, कॉमन लेते देखो साइन A cos B, cos A साइन B। सॉरी बायोलॉजी वालों, साइन A cos B साइन बी कॉस ए है ना। तो आपने ए लिया कॉमन, आपके पास बचा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा और यही तो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यही तो है भाई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। मेरा पहला रिजल्ट वाईडीएससी का तैयार। अगला सवाल है एम्पलीट्यूड का। किसका? एम्पलीट्यूड का। उसके लिए मुझे बोर्ड को रब करना पड़ेगा, थोड़ा लिखा हुआ हटाना पड़ेगा यहां से। आप जल्दी से इसका फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना ले लो। 1 2 3 गो। चल बहुत बढ़िया। ये y आपका आ चुका है माय डियर। y आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने खेल रचा था ना यहां पर, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है स्क्वायर करके, यानी कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। इधर देखिए a साइन थीटा का स्क्वायर A cos थीटा का स्क्वायर दोनों ऐड कर दिए भाई। इधर में देखेंगे A1 प्लस A2 cos फाई का स्क्वायर और A2 साइन फाई का स्क्वायर दोनों हमने कर दिए ऐड। इधर देखो A स्क्वायर ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, कक्षा 10 वाला फॉर्मूला। इधर देखेंगे आप तो ये आपके पास बनेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थीटा चल रहा है थीटा, सॉरी फाइव और ये बनेगा 2A1 A2 cos फाइव। साथ ही ये बनेगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। यार बहुत गंदी सी बात बन रही है यहां पर, तुम अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में। A1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, 2A1 A2 cos फाइव, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये तो 1 हो गया। A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर, यहां बनेगा A2 का स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर फाइव और कोस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा और बचेगा क्या 2A1 A2 cos फाइव। हाय 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 हाय, ये बन गई एम्पलीट्यूड की इक्वेशन। हैशटैग रिजल्ट नंबर 2। बोले क्या बात समझ में आ गई यार? एकदम बिंदास समझ में आ गई। पहले हमारा y बना था, अब हमारा a बन गया। अब बनेगी इंटेंसिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ द YDSC इज द इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। इसके लिए आपको एक बात को समझ लेना है और वो बात है क्या? वो बात है ये कि इंटेंसिटी जो होती है किसी भी वेव की, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। आई रिपीट, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं रिवीजन मोड में हमें सिर्फ याद ही करनी पड़ेंगी। इंटेंसिटी जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि यदि किसी का एम्पलीट्यूड है a और उसकी इंटेंसिटी है i, तो i इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर और एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आके i इज इक्वल टू k a स्क्वायर बन जाएगा। जी हाँ, यदि वही k यहां सब जगह मैं ले लूं, यूं समझ लो कि देखो जरा, a स्क्वायर यहां से क्या बनेगा i अपॉन k बनेगा, तो फिर ये a स्क्वायर बन जाएगा i अपॉन में k। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। a1 स्क्वायर बन जाएगा i1 अपॉन k। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। a2 स्क्वायर बन जाएगा i2 अपॉन k। बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। 2a1 बन जाएगा अंडर रूट i1 अपॉन k। बात समझ में आई? a2 बन जाएगा अंडर रूट i2 अपॉन k। बात समझ में आई? हाँ आई। कोस फाइव के रूट के सबसे आया के की ऐसी की तैसी, बच गया सिर्फ i1 i2 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। दिस इज माई इंटेंसिटी इक्वेशन। रिजल्ट नंबर 3। बोल दो जय हिंद। क्या क्लियर हो जाती है यहां पर बात? ये 3 एक्सप्रेशन है भाई मेरे, y का, एम्पलीट्यूड का, इंटेंसिटी का। सबसे हार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत तगड़ी चीज बताने जा रहा हूं।
प्री बोर्ड्स में भी आई होगी तुम्हारे, और हो सकता है बोर्ड्स में भी आ जाए। तैयार करो जल्दी से। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन सीख के आए हो, एक बार लिख लो बोर्ड पे। क्या लिखा है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। इस एक्सप्रेशन को ही मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया, इसकी डिटेल बताता हूं आपको। यदि दो लाइट वेव जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 हैं, यदि वो फाई फेज डिफरेंस के साथ एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये रहेगी। दो लाइट वेव इन इंटेंसिटीज की इस फेज डिफरेंस के साथ मिलेगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रहेगी ये। अब सवाल ये है कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? बोलो कि तब होगा सर जब क्रेस्ट के ऊपर पड़ेगी, ट्रफ के ऊपर पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन फेज डिफरेंस कितना चाहिए उस काम के लिए? हाँ समझते हैं यहां पर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि ब्राइट बैंड बनाना है। मैक्सिमम कब होगी ये सोच के देखिए, जब इस एक्सप्रेशन में cos फाई मैक्सिमम हो जाएगा। cos फाई मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। और cos फाई 1 होगा कब? जब फाई 0 डिग्री हो, जब फाई 2 पाई हो, जब फाई 4 पाई 6 पाई टक 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 टक। यानी कि फाई क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ग्राफ से समझा दूं? बिल्कुल समझो। देखो एक वेव, दूसरी वेव, बोलो फेज डिफरेंस कितना? 0। तीसरी वेव भी ले लो, ये लो, ये आ गई तीसरी वेव। यहां कितने फेज डिफरेंस के बाद? एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 2 पाई के एंगल के बाद ये वेव आई थी। फिर भी क्या करेगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट पड़ेगी। ग्राफ से तो आपको समझाना नहीं है पेपर में तो आपको बस इतना बताना है कि सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब दो लाइट वेव के बीच में फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ये हुई एक बात। दूसरी बात समझेंगे पाथ डिफरेंस के बारे में। शुरू में ही मैंने बताया था पाथ डिफरेंस भी बात करेंगे। पाथ डिफरेंस लेंथ के टर्म्स में होता है। यदि बच्चों 2 पाई का फेज डिफरेंस है, यदि 2 पाई का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। यदि 2 पाई का फेज डिफरेंस है, इसका मतलब लैम्डा का पाई डिफरेंस है। पाई का फेज डिफरेंस हुआ तो ये लैम्डा बाई 2 हुआ। सिंपल सी बात ध्यान रखो, 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा और पाई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। इसका मतलब 0 किसके बराबर होगा? 0 के। 2 पाई किसके बराबर होगा? लैम्डा के। 4 पाई किसके बराबर होगा? 2 लैम्डा। 6 पाई 3 लैम्डा एंड सो ऑन। व्हाट आई कैन राइट हियर? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये कंडीशन हो गई बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्या? कि फाई क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई या 0 होना चाहिए। और फेज पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। मैथ की शक्ल दे दो इन्हीं बातों को, तो फाई जो है वो होना चाहिए 2n पाई और पाथ डिफरेंस जो है होना चाहिए n लैम्डा। यही है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत प्यारी सी है आपके सामने। मैं 5 सेकंड देता हूं इसको छापने के लिए। 1 2 3 4 5। सवाल आएगा डिस्ट्रक्टिव का। किसका आएगा? डिस्ट्रक्टिव का। सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? बिल्कुल समझिए, यही समझाएंगे, इसी इक्वेशन से समझाएंगे। बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाएगा, इसका मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? मिनिमम। इंटेंसिटी तो फाई पर डिपेंड करे, इसका मतलब cos फाई भी क्या होगा? मिनिमम। वो कितना होता है? -1। -1 कब होगा? जब फाई पाई होगा या फिर 3 पाई होगा या फिर 5 पाई होगा एंड सो ऑन। इसका मतलब फाई होना चाहिए ओड मल्टीपल ऑफ पाई। बच्चों फाई होना चाहिए ओड मल्टीपल ऑफ पाई। यदि फाई ये है तो फिर पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाई पे पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है। 3 पाई पे ये 3 लैम्डा बाई 2, 5 पाई पे 5 लैम्डा बाई 2। यानी कि ये क्या होना चाहिए? ये ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। इजी शब्दों की बात को मैथ्स में लिखूं तो फाई होना चाहिए 2n-1 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई। और पार्ट डिफरेंस होना चाहिए क्या? 2n-1 लैम्डा बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। डिराइव द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ये इक्वेशन लिख के कंस्ट्रक्टिव जो भी लिखा था उसको लिख देना, डिस्ट्रक्टिव जो लिख दिया इसको लिख देना, बात खत्म हो जाएगी। 3 नंबर फ्री के तुम्हारे। टॉपिक लगा रहा हूं बच्चों, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। यहां से डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से फॉर्मूले बनेंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे, सीखना है, समझना है, और इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे को ही पता है YDSC में क्या कहानी थी। YDSC में एक सिंगल सोर्स थी S, उसके बाद 2 सोर्सेस थी इक्वल डिस्टेंस पर, S1 S2। फिर स्क्रीन पर वो क्या करती थी, पैटर्न बनाती थी, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। मैं जानना चाहता हूं कि यदि P पॉइंट है ये कोई, जहां लाइट यहां से भी पहुंची होगी, जहां लाइट यहां से भी पहुंची होगी, दोनों ने मिलकर एक फ्रिंज बनाई होगी, है ना। यदि वो फ्रिंज डार्क बनी हो तो कैसे पता करूंगा कि डार्क बनी है, या कह सकता हूं कि यदि P पर डार्क है तो उसकी कंडीशन क्या है, और या P पर ब्राइट बनी है तो उसकी कंडीशन क्या है। फिलहाल आप जल्दी में सीख के आए हो कि ब्राइट बनने के लिए कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डार्क बनने के लिए डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए। ब्राइट बनने के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, और डार्क बनने के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होना चाहिए। एक में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, एक में ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए जरूरी तो यह है कि पहले पाथ डिफरेंस आपके पास होना चाहिए। पाथ डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले मैं यहां पर जो फॉर्मूला बनाऊंगा वो बनाऊंगा पाथ डिफरेंस का। बहुत अच्छे से पाथ डिफरेंस सीखेंगे। S1 से एक लाइट गई P तक, S2 से एक लाइट गई P तक। बहुत अच्छे से दिख रहा है मुझे कि ये जो है S2 वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो रहेगा वो S2P - S1P रहेगा एक्चुअली। इसको निकालने के लिए मैंने कुछ यहां पर सेटअप बनाना है। देखिए जरा ध्यान से, ये सिंबल्स भी स्टैंडर्ड है, याद रखने होंगे आपको। सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D मान लिया जाएगा। सुनते रहिएगा, सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल D। इन दोनों सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मान लिया जाएगा स्मॉल d। बिल्कुल बीच में पॉइंट है O, ठीक है, सेंटर वाला पॉइंट। यहां से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं आप, क्या मान लेंगे, इसको x मान लीजिए। ये S1 के बिल्कुल सामने जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, d/2, और ये S2 के बिल्कुल सामने जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, d/2। बोल दो जरा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। O इसका डिस्टेंस x, ये d/2 टोटल कितना बन गया, d। d क्या है, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस। बड़ा D क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। नाउ आई एम रेडी टू फाइंड आउट दिस। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस मेरे को चाहिए ट्रायंगल जो मेरे सामने बने हुए हैं। इस पॉइंट को यदि नाम दे दूं A, इस पॉइंट को नाम दे दूं B, तो एक ट्रायंगल बन गया S1PA। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ। हाय हाय, पाइथागोरस सबसे आसान थ्योरम, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस S1A का स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, वैल्यू डालते हैं। S1P का स्क्वायर एज इट इज। AP क्या है, AP क्या है, AP है x - d/2, x - d/2। S1A क्या है, S1A कैपिटल D। I will write capital D. Hopefully this is clear. Mark it as equation number 1. आइए दूसरे ट्रायंगल में, दूसरा ट्रायंगल लिया S2PB, S2PB। इसमें मैं निकालूंगा S2P का स्क्वायर। यस, पाइथागोरस लगेगी फिर से। देखिएगा जरा क्या बनेगा, PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर प्लस S2B का स्क्वायर, S2B का स्क्वायर। दादा वैल्यू डालने का, सिर्फ वैल्यू डालने का। PB क्या बना, PB x में d/2 जुड़ गया, x में d/2 जुड़ गया, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस S2B क्या है, S2B कैपिटल D है, कैपिटल D का स्क्वायर। ये मेरी दूसरी इक्वेशन भी तैयार। जिसको समझ में ना आए वीडियो पीछे जाके इस डायग्राम को जूम करके बात समझ ले। ये डायग्राम तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी में डायग्राम बनाओ, वहां से देखो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, तुम्हारे दिल को तसल्ली दो। पहले तसल्ली हो गई है तो अब दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटा दो, सेकंड -1 क्या बनेगा, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए d² - d², खत्म हो गई बात। यहां बचा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। a² - b² बनेगा क्या, S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P। चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि यही तो निकालना था। जी हाँ, आगे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 और बनेगा क्या, एक्स डी। ये देखो मर गया, ये देखो मर गया। ये क्या बना, पाथ डिफरेंस P इज इक्वल टू एक्स डी क्या हो गया, 2xd अपॉन में ये है S2P प्लस S1P। इसको इधर ले आता हूं, S2P प्लस S1P। हेयर कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन। आई से कि एक्चुअली तो ये P पॉइंट इतना दूर होता ही नहीं है, ये तो बहुत पास होता है, और S1 और S2 भी बहुत पास होते हैं। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है वो लगभग बराबर लिया जा सकता है, और किसके बराबर लिया जा सकता है, D के बराबर। सोचिए जरा, यदि S1 और S2 बहुत पास होंगे एक दूसरे के, तो एक से जितना डिस्टेंस होगा दूसरे से भी लगभग उतना ही डिस्टेंस होगा, और यदि P पॉइंट यहां होगा कहीं सेंटर में तो ये D के ही बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी D मान लो और इसको भी D मान लो, तो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख दूं, अच्छा लगेगा तुम्हें, बिल्कुल अच्छा लगेगा। ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 2xd अपॉन d प्लस डी, 2d, 2 से 2 कट गया, xd बाई डी। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तैयार। ये छोटा सा स्टेप याद करने योग्य है, इसको याद करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। पाथ डिफरेंस को याद करने की ट्रिक, छोटे x ने छोटे d के साथ मिलकर बड़े d को मारा, छोटे x ने छोटे d के साथ मिलकर बड़े d को मारा, पाथ डिफरेंस रास्ते में मारा, छोटे x ने छोटे d के साथ मिलकर बड़े d को रास्ते में मारा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला तैयार हुआ। बहुत आसान सा फॉर्मूला बनाया मैंने ये, और बहुत आसान सी चीज है याद करने के लिए। दादा पाथ डिफरेंस आ चुका, छोटे x ने छोटे d के साथ बड़े d को मारा। मेरे को निकालनी है कंडीशन जिसके लिए कहानी शुरू हुई थी, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। यदि P पॉइंट पर बनी हुई फ्रिंज एक ब्राइट है तो कब होगी, तो ये तब होगी जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा। यानी कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कब आएगी, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। वो किसके बराबर होना चाहिए, xd बाई डी के बराबर होना चाहिए, हाँ कि ना, क्योंकि यही तो पाथ डिफरेंस है। और फर्स्ट फ्रिंज की बात हो रही है तो ये क्या हो गया मेरा, x1, यानी कि फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस कितना बनेगा जरा चेक करना, x1 इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा d बाई डी। इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2 देन p इज इक्वल टू बनेगा 2 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू xt बाई x2d बाई डी। x2 क्या बनेगा मेरा, x2 बनेगा 2 लैम्डा d बाई डी। यदि n के टर्म्स में आ जाऊं तो p रहेगा n लैम्डा विच इज इक्वल टू x1 d बाई डी। यहां से मेरा xn बनेगा n लैम्डा d बाई डी। दिस इज द कंडीशन फॉर nth ब्राइट फ्रिंज। कंडीशन क्या, डिस्टेंस है ये। कंडीशन क्यों लिख रहा हूं मैं, बुद्धू हूं मैं, पोजीशन लिखनी है मुझे। क्या लिखनी है, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी कहां, सेंटर से x डिस्टेंस पर। और x डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा। कौन सी बनानी है, फर्स्ट बनानी है तो n की जगह 1 रखना, सेकंड बनानी है तो n की जगह 2 रखना, थर्ड बनानी है तो 3 रखना। जोन सी फ्रिंज का डिस्टेंस चाहिए उसका डिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। लेकिन ये किसके लिए फॉर्मूला चलेगा, ब्राइट के लिए। डार्क के लिए क्या होगा, यही कहानी है, बस n लैम्डा की जगह क्या लिख दूंगा, 2n माइनस 1 लैम्डा। ये होना चाहिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है। अब क्या कर दूं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो बेटा, मैं डायरेक्ट nth वाला फॉर्मूला लिखता हूं, पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 चाहिए, किसमें, nth में, इसमें xd बाई डी। x की जगह xn लिख दिया, बस nth फ्रिंज का डिस्टेंस। बोलो xn का फॉर्मूला क्या बन गया 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ nth डार्क। ठीक है भाई, सिंपल सीधे से दो फॉर्मूले याद रखना, xn फॉर ब्राइट n लैम्डा d बाई डी, xn फॉर डार्क 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। ब्राइट डार्क की पोजीशन, ये मेरा इसी फेज में दूसरा डेरिवेशन, दूसरा फॉर्मूला तैयार है। तीसरा फॉर्मूला बहुत 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 इंपॉर्टेंट और वीडियो का अंतिम फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ। हेडिंग लगेगी फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब यह है कि जो बैंड बन रहा था ना, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। फ्रिंज विड्थ बीटा से डिनोट करते हैं।
देखिए आपका पैटर्न कुछ ऐसा था, ब्राइट डार्क। किसी की भी विड्थ निकालनी है मुझे, इसकी विड्थ निकालनी है, तो मैं किसी एक रेफरेंस पॉइंट से ऊपर वाली का डिस्टेंस ले लूं, नीचे वाली का डिस्टेंस ले लूं, ऊपर वाले डिस्टेंस से नीचे वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, बीच का गैप जो बचेगा वो विड्थ हो जाएगी। यानी कि यदि आपको निकालनी है विड्थ ऑफ डार्क, तो डिस्टेंस ले लीजिए ब्राइट का। कौन सी ब्राइट का? किसी nth का ले लिया मैंने। फिर डिस्टेंस ले लीजिए ब्राइट का इससे पिछले वाली xn-1, और इसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। या फिर आप ऐसे लिख लो, एक ले लो xn और दूसरी ले लो xn+1। फॉर्मूला डालो। ब्राइट में आपको पता ही है क्या था, n लैम्डा d/d। दूसरे में क्या डालोगे? n-1 लैम्डा d/d। सोल्व करोगे बनेगा लैम्डा d/d। ये हो गई बीटा। किसका बीटा? डार्क का। ठीक है। अब ब्राइट का निकालने के लिए क्या करोगे? वही करोगे जो ऊपर करा था। बस ये डार्क निकालते टाइम ये ब्राइट का लिया था, और ब्राइट का निकालते टाइम ये डार्क का लेना है। डार्क का फॉर्मूला याद करो, 2n-1 लैम्डा d/2d। आ जाओ, 2n-1 लैम्डा d/2d। सोल्व करो, मां कसम खा के बोल रहा हूं, यही आ जाएगा लैम्डा d/d। यानी कि चाहे ब्राइट हो या डार्क, विड्थ कितनी रहेगी? यही रहेगी, लैम्डा d/d। बड़ा डी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, छोटा डी दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। क्लियर रहेगी बात? पहले क्या बोला था? पहले बोला था छोटे एक्स ने छोटे डी के साथ मिलकर बड़े डी को मारा। अब बड़ा डी पिट के चुप थोड़ी रहेगा, बड़ा डी लड़के बुलाएगा और छोटे डी को पिटवाएगा। ये हुआ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। छोटी सी स्टोरी से दो फॉर्मूले तैयार, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तैयार। देखिए इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा है आपने। वीडियो की लेंथ भी लंबी गई होगी, लेकिन इस लेंथ से क्या घबराना जब तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल करनी है। इसी अच्छे नोट के साथ मैं तुम लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना। बहुत मेहनत हो रही है वीडियो में, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, और प्यार जितना करते हो वो तभी पता लगेगा जब अगली वीडियोस पे लाइक, सब्सक्राइब और मेरे को बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, मैं मनीष त्यागी यहाँ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।